लोगों ने जो रासायनिक बंध यानी कि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, वहां पर सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही देखे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनों के अलावा किसी यौगिक अथवा अणु की संरचना को बनाते हैं। तो इसके लिए सहसंयोजकता का क्वांटम सिद्धांत दिया गया। आइए देखते हैं कि सहसंयोजकता का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है। तो किसी यौगिक अथवा अणु की परमाणु संरचना के आधार पर यह समझा गया कि जब इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा सहसंयोजक बंध बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन के साझे में कक्षक किस प्रकार से भाग लेते हैं। यानी कि जब हम लोगों ने पीछे देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु की संरचना में भाग लेते हैं, हमको ये पता नहीं होता है कि कैसे कक्षक भाग लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के साझे में कक्षक किस प्रकार भाग लेते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कक्षकों के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनों के साझे की व्याख्या करने के लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है संयोजकता का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में बोलते हैं VBT। और दूसरा है आणविक कक्षक का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं MOT, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजकता का आबंध सिद्धांत यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो इस सिद्धांत को सर्वप्रथम हाइटलर तथा लंदन ने सन 1927 में प्रतिपादित किया था, परंतु पुनः पोलिंग तथा स्टेलर ने इसे विकसित कर एक नया रूप प्रदान किया। और इस सिद्धांत की जो प्रमुख अवधारणाएं हैं वो निम्नलिखित है। मतलब कि ये सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि एक सहसंयोजक आबंध का निर्माण उस समय होता है जब क्रिया करने वाले परमाणुओं की विपरीत चक्रणों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त ऑर्बिटल परस्पर अतिव्यापित होते हैं। आबंध निर्माण के फलस्वरूप दोनों परमाणुओं के चक्रण परस्पर उदासीन हो जाते हैं। यदि परमाणु ऑर्बिटल के चक्रण समान प्रकार के हैं तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है और बंध का निर्माण संभव नहीं हो पाता। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि जब भी कोई सहसंयोजक बंध बनता है तो उसके निर्माण में परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा विपरीत चक्रण के होते हैं और अयुग्मित होते हैं। याद रखिएगा, विपरीत चक्रण के होंगे, मतलब कि आप लोगों ने ऑर्बिटल में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। तो एक ऊपर की तरफ होता है और एक नीचे की ओर हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमेशा विपरीत चक्रण के होने चाहिए और अयुग्मित होने चाहिए, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बीच परस्पर अतिव्यापन ओवरलैपिंग होती है। ठीक है। और जब ये विपरीत चक्रण के होते हैं एक दूसरे को क्या कहते हैं, उदासीन कर देते हैं। अगर ये समान चक्रण के होंगे तब इनके बीच प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा। तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे आपके विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अतिव्यापित होते हैं। तो पहले हम शेप को समझ लें। हम सभी जानते हैं कि जो S ऑर्बिटल होता है वो गोल होता है और P ऑर्बिटल डंबल के आकार का होता है। उसमें 3 ऑर्बिटल के 3 एक्सिस होते हैं, PX, PY और PZ। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इन ऑर्बिटलों के बीच अतिव्यापन होता है। तो सबसे पहले हम H2 का एग्जांपल लेंगे और H2 के एग्जांपल में देखेंगे कि कैसे आपके S ऑर्बिटल आपस में जुड़ते हैं। तो जैसे कि हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s1, यानी कि इसके S ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह H2 के दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे तभी H2 बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के और आपस में अतिव्यापित हो गए। तो आपस में जब इन्होंने ओवरलैप किया तो फॉर्मेशन हुआ आपका H2 का, और यहाँ पर S ऑर्बिटल मिले, इसलिए इसे हम बोलेंगे SS ओवरलैपिंग। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s1, तो इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में है। वहीं फ्लोरीन का करेंगे तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में जा रहा है, जिसमें कि 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देख रहे हैं कि 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन यानी कि हाइड्रोजन के और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे, अतिव्यापित होंगे। तो हाइड्रोजन के S में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके PZ में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, आपस में ओवरलैप करेगा, और यहाँ पर S और P ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए इसे हम बोलेंगे sp ओवरलैपिंग। तो आइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार की ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो SS आपस में ओवरलैप कर सकते हैं और sp आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन आप जो नीचे की तरफ ओवरलैपिंग देख रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर की जो ओवरलैपिंग हो रही है उसे हम बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग,
यानी इंड टू इंड ओवरलैपिंग, और इंड टू इंड ओवरलैपिंग जो होता है उसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। परंतु S और P के बीच साइड ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होता। याद रखिएगा, केवल इनमें इंड टू इंड ओवरलैपिंग होता है। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं F2 के बारे में। तो पीछे हम लोगों ने देखा कि फ्लोरीन के p ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड है, यानी कि आधे भरे हुए हैं, ये आपस में फ्यूज होंगे, यानी कि जो PZ वाला है वो दोनों फ्लोरीन के अणु आपस में फ्यूज होंगे और इनके बीच बनेगा PP ओवरलैपिंग, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों के p ऑर्बिटल आपस में फ्यूज कर रहे हैं और इस प्रकार से यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना। तो जो सिग्मा बॉन्ड है SS, SP और PP के इंड टू इंड ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं पाई बॉन्ड की। तो यदि हम बात करें O2 की, तो O2 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप देखेंगे P में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके 2 ऑर्बिटल अयुग्मित हैं, यानी कि अनपेयर्ड है, PY और PZ। तो दोनों ऑक्सीजन के जो 2py है वो आपस में हेड ऑन यानी इंड टू इंड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, जबकि इनके जो 2pz वाले इलेक्ट्रॉन है वो साइड ओवरलैपिंग कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो p ऑर्बिटल है उसमें साइड ओवरलैपिंग पॉसिबल है, परंतु s और p के बीच में साइड ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब साइड ओवरलैपिंग होता है p और p के बीच तो वहां पर बनते हैं पाई बॉन्ड। यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड से मोर स्ट्रांग होते हैं और हम ऑक्सीजन के जो स्ट्रक्चर है इसमें देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो आपने देखा कि कैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल आपस में फ्यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सहसंयोजी आबंध की जो शक्ति होती है अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है। जितना अधिक अतिव्यापन होगा बने हुए सहसंयोजक बंध की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। तो जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसमें सबसे अधिक अतिव्यापन होता है, इसलिए उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो अधिक होती है, जबकि पाई बॉन्ड जो होता है उसमें साइड ओवरलैपिंग होने के कारण ये वीक होता है। तो यही बात यहाँ पर कहा गया है कि जितना अधिक शक्तिशाली ओवरलैपिंग होगा वो उतना ही स्ट्रांग होता है। चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। यदि किसी परमाणु में एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त ऑर्बिटल है तो बहुआबंध यानी कि मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण हो सकता है। तो किसी भी ऑर्बिटल में यदि एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहां पर अनेक बंध बन सकते हैं। चौथा पॉइंट ये कहता है कि केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु ऑर्बिटल ही अतिव्यापन में भाग ले सकते हैं। याद रखिएगा कि जब भी ऑर्बिटल में अतिव्यापन यानी कि ओवरलैपिंग होगी उसके लिए यही कंडीशन है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि अनाबंधी जो इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु ऑर्बिटल होते हैं वो अतिव्यापन में भाग नहीं लेते, यानी कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कभी भी ओवरलैप नहीं करते। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, यानी कि MOT की। तो अभी तक हम लोगों ने एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखा, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आइए अब हम किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालना सीखेंगे, जैसे कि H2, O2, N2 इत्यादि। तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का प्रयोग करके किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकाल सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें N2 की, तो N2 का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर क्या आएगा, 1s2 2s2 2p3। तो इसके लिए हमें इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को बनाना होगा। अब यदि हम इसके ऑर्बिटल को वर्टिकली प्लेस कर देते हैं, यानी कि 1s को पहले, फिर उसके ऊपर 2s, फिर उसके बाद 2p को, और 2p में आपके px, py और pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम वर्टिकली प्लेस करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर आएगा। तो लेफ्ट साइड हमारा एक नाइट्रोजन परमाणु हो गया और राइट साइड हमारा दूसरा नाइट्रोजन परमाणु हो गया। उसे भी हम वर्टिकली प्लेस करेंगे जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट वाले को प्लेस किया है। अब ये दोनों नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आपस में बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसा कि आप बीच में देख सकते हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो जब ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे तो आपस में बनाएंगे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पहले वाले को हम बोलेंगे सिग्मा 1s और दूसरे वाले को बोलेंगे हम सिग्मा स्टार 1s। तो हमारा जो पहला वाला होगा जो कि नीचे की ओर, उसे हम बोलेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ऊपर वाला जिसमें स्टार लगा हुआ है उसे हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो 1s के बाद ऊपर की ओर है 2s, सेम वैसे ही उसमें काम करेंगे। इसमें जो पहला होगा सिग्मा 2s ऑर्बिटल और दूसरा होगा सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल। और यदि हम p ऑर्बिटल को मिलाएं, यानी कि दोनों नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल को मिलाएं, तो हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे वो 6 ऑर्बिटल बनेंगे, यानी कि टोटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो 6 बनेगा। तो इन 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग
2 1 2 1 के ऑर्डर में बनाएंगे, यानी कि 4 रो में 2 1 2 का ऑर्डर रखेंगे। तो पहले आप देख रहे हैं 2 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके ऊपर 2 है, फिर उसके बाद 1 है। तो ये जो ऑर्डर है इसको हम बोलेंगे 2 1 2 1। तो इस प्रकार से हमारे कुल हो गए 6 ऑर्बिटल। तो पहले वाले जो ऑर्बिटल है उसको हम बोलेंगे पाई 2 पी एक्स और पाई 2 पी वाई, और उसके ऊपर वाले ऑर्बिटल को हम बोलेंगे सिग्मा 2 पी जेड। उसी तरह सेम ऊपर वाला रहेगा जैसे नीचे था, लेकिन यहाँ पर स्टार रिप्लेस हो जाएगा। स्टार का मतलब होगा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे वाले को हम बोलेंगे पाई स्टार 2 पी एक्स, पाई स्टार 2 पी वाई, और ऊपर की ओर होगा सिग्मा स्टार 2 पी जेड। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है ऑर्बिटल वो सबसे लोअर एनर्जी से होती है, यानी कि आपका जो सिग्मा 1s है वो लोअर एनर्जी है, जबकि सिग्मा स्टार 2 पी जेड है वो सबसे हाईएस्ट एनर्जी है। तो सबसे पहले हम लोअर वाले में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। जब ये फिल हो जाएगा तो उसके ऊपर वाले में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, और इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल में हम देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम सिग्मा 1s को फिल करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद हम सिग्मा स्टार 1s में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। 1s की भांति इसमें 2s में भी इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, क्योंकि इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं। यदि हम बात करें 2p में, तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल को मिलाकर हमारे पास है कुल 6 इलेक्ट्रॉन। 3 एक नाइट्रोजन परमाणु का, तो दूसरा 3 दूसरे नाइट्रोजन परमाणु का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2px और 2py दोनों ही एक ही लेवल पर है, यानी कि दोनों की एनर्जी लेवल एक ही है। तो सबसे पहले हम इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो पहले भरेंगे पाई 2px में, फिर उसके बाद पाई 2py में। लेकिन यहाँ पर ये फुल फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है, तो जो हमारा तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा 2px में, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा 2py में। अब ये ऑर्बिटल हमारा पूरी तरह से भर गया। अब इसके बाद हम ऊपर वाले ऑर्बिटल में जा सकते हैं। तो ऊपर वाला हमारा ऑर्बिटल है सिग्मा 2 पी जेड। तो नीचे हम लोगों ने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिया है, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो भर जाएंगे सिग्मा 2 पी जेड में। तो आपने देखा कि कैसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। आइए अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के देखें, यानी कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो हमारा कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा जैसे कि आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल किया था। तो आप N2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं और लिख सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉन्डिंग में सिर्फ आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो नीचे वाले जो 1s ऑर्बिटल है ये बॉन्डिंग में भाग नहीं लेंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है या नहीं। अब हमने ये देखना है कि जो बना हुआ मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि Nb, और उसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि Na। तो हम देखेंगे कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें जो बिना स्टार वाले इलेक्ट्रॉन है वो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिनकी संख्या N2 है 8, और जो स्टार वाले इलेक्ट्रॉन है इनकी संख्या है 2, यानी कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2। तो यदि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है तो ऐसा मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसकी संख्या है 8, और जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसकी संख्या है 2। तो यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, इसलिए हमारा जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है वो मोर स्टेबल है। अब यदि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो, या फिर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की। तो यदि आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो वहां पर होगा आपका सिंगल बॉन्ड। यदि बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो वहां पर होगा डबल बॉन्ड। यदि बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो वहां पर होगा ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन का तो आपको पता ही है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 3। बट इसे हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो N2 में आपने देखा था कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे 8 और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। तो जिस भी यौगिक के जो बॉन्ड ऑर्डर होते हैं वो अधिक होते हैं उसमें मोर स्ट्रेंथ होता है। जैसे कि नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ये मोर स्ट्रेंथ है, जबकि हाइड्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 है तो ये लेस स्ट्रेंथ है। तो जितना अधिक आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी अधिक स्ट्रेंथ होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक की। यहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई एलिमेंट पैरामैग्नेटिक है या फिर डाईमैग्नेटिक। तो यदि किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो होगा पैरामैग्नेटिक,
और यदि हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो वो होगा डायमैग्नेटिक। तो अभी आपने पीछे देखा कि नाइट्रोजन में सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा हमारा, डाई मैग्नेटिक। आइए यहाँ पर कुछ और चीजें जान लेते हैं, जैसे कि N2 पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि एक नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस नाइट्रोजन के पास होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। वही हम बात करें N2 नेगेटिव की, तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन जो है, एक नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, यानी कि इस पे एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो इसके पास होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दे तो कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। वही हम बात करें N2 नेगेटिव की, तो यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक निगेटिव चार्ज होंगे, तो इस प्रकार दोनों नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये भी चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले स्ट्रक्चर में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जैसा कि आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ा तो सभी के लिए सेम है, बट कुछ इसके अपवाद हैं, जैसे कि O2, F2, Ne2। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉलो नहीं करता, जैसे कि सभी में अगर हम पढ़ेंगे तो आएगा 2 1 2 1 P के लिए, बट यहाँ पर O2, F2, Ne2 के लिए आएगा 1 2 2 1। तो ये कुछ अपवाद हैं जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को फॉलो नहीं करते।